नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 12 के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका जो फर्स्ट जो अध्याय है उसमें मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात थी कि मानव भूगोल का अध्ययन करने से पहले हमने कक्षा 11 में भौतिक भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ा था, और उससे रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं कि भूगोल में किस प्रकार की प्रकृति और विषय क्षेत्र के रूप में हमें आगे बढ़ा जाता है। तो कहते हैं कि प्रकृति से विभिन्न भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है और महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कुछ इसमें अंडरलाइन करेगी कि प्रकृति ने कराया कि मानव भूगोल आपका परिचय, तो हमारा सबका परिचय किसने कराया? प्रकृति भूगोल ने कराया। यानी प्राकृतिक भूगोल से हम रूबरू हुए और उसके समक्ष अपना योगदान दिया। तो फिर बात आती है मानव भूगोल का विषय, तो मानव भूगोल के रूप में किस प्रकार हमने अध्ययन किया। तो सबसे पहले बात आती है कि आपका मानव भूगोल का मुख्य विषय है, यह भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्र के रूप में भूगोल एक समाकलनात्मक, अनुभवात्मक और व्यवहारिक। तो भूगोल में क्या एक समाकलन के रूप में, एक अनुभव के रूप में। अब जैसे मान लो हमें पता है कि भूगोल में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, हमें स्थलाकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, भूमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं, प्राणी विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं, मौसम विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, समुद्र विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये अनुभव के आधार पर, और दूसरी चीजें व्यवहारिक रूप में, हम व्यवहार में इससे किसे रूप में बदलाव करते हैं। जैसे मान लो हम संस्कृति भूगोल पढ़ते हैं, समाज विज्ञान पढ़ते हैं, मानव भूगोल पढ़ते हैं, तो मानव का अध्ययन कैसे करते हैं? तो मानव के आकृति के बारे में, मानव के मेलजोल के बारे में, मानव के रखरखाव के बारे में, मानव की व्यवहारिक गतिविधियों के बारे में उसका अध्ययन करेंगे, और मानव एक विशिष्ट रूप में उसका अध्ययन संभव है। तो फिर बात होती है कि हम विशिष्ट रूप में इसकी कौन सी घटना, तो इसके दो घटक है, भौतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण में पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, ये है, और इसमें मानव एक अपने क्रियाकलाप करता है। मानव खाने खोदता है, मानव पर्वत पर चढ़ता है, मानव जल संसाधनों का उपयोग करता है, मानव विभिन्न प्रकार की व्यवसाय गतिविधियों का कार्य करता है धरातल पर रहकर। मानव जो धरातल पर पृथ्वी पर जो जल विद्यमान है उनका अनेक रूपों में घटक के रूप में वर्णन अपने काम में लेता है। तो उस रूप में एक भौगोलिक ढंग से वो अध्ययन करता है और उसी रूप में उसका प्रदर्शित रहता है। जैसे मान लो भौतिक भूगोल और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल किसका? भौतिक। मानव भूगोल भौतिक और प्राकृतिक मानव के बीच संबंध और मानवीय परिघटनाओं का अध्ययन करता है और उस रूप में उसका प्रारूप देखता है। तो फिर हम उसमें देखते हैं कि भूगोल की किस रूप में, व्यवसाय के रूप में अध्ययन है। तो एक इसमें तो आती कि मानव भूगोल को किसने पोषित किया है। तो प्रकृति और मानव भूगोल, प्रकृति और मानव भूगोल में द्वैतवाद माना जाता है। मतलब हम किस रूप में देखते हैं कि प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इससे आशय व्यापक और विकसित हुए। तो भूगोल में क्या द्वैतवाद आया, यानी दो विचारधारा, यानी हमने दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति आपस में डिबेट कर रहे हैं कि मैंने मानव भूगोल का पक्ष का मतलब रखा और उसने विपक्ष का रखा। तो पक्ष के बारे में मैंने बताया कि मानव भूगोल में हम एक्टिविटी करते हैं, इसका प्रोसेस ये करते हैं, मानव की आर्थिक क्रिया होती है, कृषि से संबंधित होती है, परिवहन व्यवस्था होती है, उसके अलग अलग प्रारूप है, उद्योग से संबंधित, व्यवसाय और वाणिज्य के संबंधित। तो कह रहा नहीं, इसमें इंप्लीमेंट होना चाहिए कि प्रकृति ने कृषि प्रारूप निर्धारित किए तो उसमें संशोधन होना चाहिए। तो पक्ष विपक्ष दोनों में द्वैतवाद है, दो अलग अलग विचारधारा। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों की विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। तो फिर बात आती कि भूगोल एक विषय के रूप में भूगोल के नियम जिसमें नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक, तो उससे कहते हैं कि भूगोल के विषय के रूप में एक सिद्धांत होने चाहिए। हमारे तो सिद्धांत है। जैसे मान लो कई बार होते हैं कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर उसका प्रारूप बढ़ता गया, फिर उस पर पूरे भूमंडल पर विद्वान आए, फिर उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, फिर उसको आगे बढ़ाया, उसके अलग अलग सिद्धांत दिए। जैसे वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, प्लेट विवर्तनी टूजो विल्सन सिद्धांत दिया कि महाद्वीप महासागर कैसे अलग हुए, उनके बीच आत्म अपसारी और अभिसारी प्लेट, पारदर्शी प्लेट का रूप किस वर्णन हुआ। तो
उस आधार पर इसका वर्णन। तो फिर कहते हैं कि इसका कोई ना कोई व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। तो उपागम प्रादेशिक क्रमबद्ध दोनों के रूप में, भौगोलिक घटना की सिद्धांत के रूप में अध्ययन होना चाहिए, या ऐतिहासिक संस्थागत के रूप में, या परंपरा के रूप में इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में इसका अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। फिर प्रकृति और मानव के बीच द्वैतवाद है। प्रकृति और मानव अविभाज्य है, एक दूसरे को अलग करते हैं, और उसके साथ ही उसका प्रारूप हम देखते हैं। तो फिर कहता है कि मानव का प्राकृतिकरण क्या हुआ, यानी हम क्या कहते हैं, पृथ्वी को तूफान के आग, नदी हमको देखते हैं, समग्रता के आधार पर अध्ययन करते हैं, और प्रदेशों के गांव। तो कहते हैं कि प्रकार के प्रदेशों, गांव, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया जाता है। यानी हमारे प्रदेश में गांव हैं, गांव में रहने वाले मानव जाति हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, उनका मानव निवास के रूप में अध्ययन ही मानव भूगोल में किया जाता है। जैसे मान लो जीवित जीव है, और उस रूप में सड़क है, रेल मार्ग, जलमार्ग, जाल आदि पर्यावरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। तो इनका आकार के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। तो फिर कहते हैं कि हम इन सब की सूची तैयार करते हैं। जैसे मान लो भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, जैसे भूआकृति, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्राणी जात, वनस्पति जात, और इन सबके तो भौतिक पर्यावरण का इन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ग्रह है, गांव है, सड़क है, रेलों के जाल है, उद्योगपतन है, दैनिक उपयोग में इसमें कौन सी भौतिक संस्कृति का इनका भौतिक पर्यावरण प्रभाव पड़ रहा है, और उसके आधार पर इसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो ये बात इसके रिलेटेड हो गई। फिर बात आती है कि एक रूप में हम इसका अध्ययन किस रूप में किया जाए। तो कुछ मानव भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की परिभाषा दी। तो कौन सी परिभाषा दी? तो सबसे पहली बात आती है कि मानव भूगोल की परिभाषा दी रेडजेल ने। इन्होंने लिखा है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच का संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये भाई कि बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाज, यानी मानव भूगोल क्या, मानव समाज और धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, छोटा अध्ययन है। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत जो मानव का समाज है और धरातल के संबंधों का अध्ययन है, ये दोनों का मिला जुलूं, यानी धरातल पर समाज समाहित है, और मानव जो भी क्रियाकलाप करता है धरातल पर रहकर करता है। जैसे मान लो आज कोई भी पेड़ है, पेड़ को काट के लाया, तो मानव भूगोल की प्रकृति के द्वारा देन थी, तब वो पेड़ काट के लाया, घर लेके आया, उसको लकड़ी को सुखाई, उसके बाद उसने ईंधन के रूप में प्रयोग किया या फर्नीचर के रूप में उसका उपयोग किया, तो वो एक संबंध स्थापित करता है, लेकिन छोटा रूप है। ये परिभाषा रेडजेल महोदय ने दी। तो ये बोलता है कि उपरोक्त दी गई संश्लेषण पर, मतलब संश्लेषण भूगोल पर जोर दिया गया। फिर नेक्स्ट आती है जो एलन सी सैंपल ने दी थी, और ये भूगोलवेत्ता अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव भूगोल अस्थिर है, यानी मानव भूगोल में कोई स्थिरता नहीं, अस्थिर है, लेकिन ये पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच, यानी पृथ्वी और जो क्रियाशील जो कार्यकर्ता मानव है उसके बीच परिवर्तनशीलता का अध्ययन। परिवर्तनशीलता कैसे है कि पृथ्वी तो अस्थिर है, पृथ्वी कोई चलती नहीं है, लेकिन मानव उस पर चलकर कार्य कर और उसके बीच क्रियाशील प्राणी के रूप में वो अध्ययन करता है। जैसे मान लो आप क्लास में पढ़ते हो, तो पढ़ने के लिए घर से आओगे, अपनी बैग में अपनी जो सब्जेक्ट वाइज किताबें रखोगे, उसमें देखोगे कौन सी क्रिया है, फिर आकर आप स्कूल में पढ़ोगे, फिर स्कूल में आपने कितना समझा, तो आपने क्या किया, क्रिया की, यानी क्रियाशील प्राणी के रूप में आपने अध्ययन किया, और उसका परिवर्तनशील हमें एग्जामों के रूप में देखने में मिले कि हमारे कितने मार्क्स आए। तो ये हमारा एलन सी सैंपल के अनुसार परिभाषा थी। तो सैंपल ने जो परिभाषा थी ये गद्यात्मक और तथ्यात्मक और भावनात्मक तथ्यों पर आधारित थी। फिर नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संरक्षित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ये ली थी पाल विडाल डी ला ब्लास ने, और ये फ्रांसिस भूगोलवेत्ता था। तो कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम,
हमारी जो पृथ्वी है उसको नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध। तो हमारे पृथ्वी पर नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम कौन से, जैसे पर्वत पठार, अब वो पर्वत पठार और मैदान, इनका वर्णन तो मानव ही के द्वारा होगा। अब मानव ने कोई भी मैदान है तो मैदान को खाली पड़ा तो उस पर हम क्या किया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया, या फिर उस पर अधिवास बनाना प्रारंभ कर दिया, या वनस्पति उगाना प्रारंभ कर दिया, या उद्योग धंधे कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो ये कहते हैं कि उससे मध्य संश्लेषित करने और उत्पन्न संकल्पना होती है, संकल्पना तैयार कर दी, उससे कहते हैं ये ब्लास्ट ने दी है। तो उन्होंने कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंत संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है, और जिसका आधार एक भौतिक विज्ञान या मानव भूगोल के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारे मानव भूगोल की जो परिभाषा है उसका वर्णन देखने को मिला। तो फिर बात आती है कि प्रौद्योगिकी विकास के रूप में इसका अध्ययन किस प्रकार होना है। तो मानव भूगोल की प्रकृति, तो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रकृति होती क्या है, तो प्रकृति होती क्या है, तो प्रकृति की बात करते हैं तो मानव जनित जो सामाजिक प्राणी है उसके साथ अंतःक्रिया करके और विभिन्न व्यवसायों या विभिन्न जैविक अजैविक तत्वों के मध्य अंतर संबंध होता है और उसको विस्तृत रूप देना ही प्रकृति कहलाता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ साहब, मानव भूगोल की भौतिक पर्यावरण, मानव जनित सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन हमने पिछली कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि किस रूप में उसका अध्ययन होगा। तो एक है मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवकरण। बहुत अच्छी बात है, कितने बढ़िया इसमें हमने बताया कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवकरण। तो मानव क्या करे, मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य बना, आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति नहीं छोड़ेंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि पिछले 8-9 महीनों में जो कोरोना महामारी का काल आया तो एक प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। यानी कभी हमने या किसी हमारे में से कोई मानव समुदाय है, एक समुदाय के रूप में कुछ प्रकृति को हानि पहुंची होगी, तभी प्रकृति ने एक अचानक रूप लिया और एक महामारी के रूप में उभर के सामने आया। तो इन्होंने बोला कि मानव का प्राकृतिकरण हमने पहले कर दिया, यानी खूब से जंगलों से वन काट दिए, सभी जगह आग लगा दी, सभी जगह जो जीव जंतु थे उनको मार दिया, जो छोटे छोटे जानवरों को हमने जिंदा जला दिया, या हमने प्रकृति को कहीं न कहीं विध्वंस रूप में हानि पहुंचाई। तो प्रकृति ने वापस जवाब दिया। तो कह रहा प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ। तो प्रकृति ने वापस मानव को ऐसा बनाया कि मानव भी प्रकृति के साथ सामंजस्य करने लगा। अब आपने देखो कैसी विकट परिस्थिति आई कि प्रकृति ने हमें ठहराव दिया, मानव को रोक दिया। यानी मानव का अब मनुष्य कार्य नहीं करेगा, मनुष्य एक जगह स्थिर रहेगा, ये हमारा आदेश। तो प्रकृति ने जैसा आदेश दिया वैसा करना पड़ा। हम आगे पढ़ेंगे भी कि निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद और संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद क्या होता है। तो संभववाद में बात करते हैं, पहले निश्चयवाद बात करते हैं। तो कहते हैं प्रकृति आदेश देती है, प्रकृति के आदेश के द्वारा हम पालन करते हैं, हम हमारा कार्य निर्धारित करते हैं, हम कार्य के अनुसार चलते हैं, सुबह उठते हैं और शाम तक का वर्क करते हैं। जैसे प्रकृति समय समय पर आदेश देती है, 10 बजे 12 बजे 12 बजे लंच हो जाता है, खाना खाते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, तो उस रूप में उसका प्रोसेस करते हैं। तो प्रकृति हमें आदेश दे रही है और उस रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो संभववाद कहता है कि नहीं प्रकृति में आदेश नहीं दे रही, हम आदेश दे रहे हैं। हमारा मन तो हम कार्य करेंगे, हमारा मन है तो हम कार्य नहीं करेंगे, हमारा मन तो हम आगे चले जाएंगे, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम पीछे क्या हुआ कुछ नहीं। तो ये कहते हैं नहीं ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो नवनिश्चयवाद अगर ऐसा होता तो आज हम चंद्रमा पर या आसमान पर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते, वहीं जीव जंतु होते, पेड़ पौधे होते, हम जीवन यापन करते। तो ऐसा संभव नहीं है। तो तीनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। तो ये सब चीजें कहते हैं कि प्रकृति किन उपकरणों के द्वारा करते हैं। तो प्रौद्योगिक विकास, सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है और उनका निर्माण करते हैं, और विभिन्न घर्षण क्रिया, अग्नि की खोज की सहायता से, और डीएनए आनुवंशिक के रहस्य से, और तीव्र गति से चलने वाले विकास, और सभी इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कौन से रूप में। तो पहले क्या था, नई नई टेक्नोलॉजी, तो हमने जीएस
जीएस के बारे में पढ़ा, भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में पढ़ा कि दूर बैठे किसी व्यक्ति के बारे में जानना बिना छुए उसके बारे में उसका अध्ययन करना, तो वो क्या कहलाता है भौगोलिक सूचना तंत्र जीएस के बारे में, या दूर संवेदन प्रणाली जो जीआईएस होती है, जियो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, उसके आधार पर तो ये कहते हैं कि उनके बारे में तुरंत पता लग जाते हैं। जैसे एक एरोप्लेन है ऊपर से जा रहा है, लैंड करता हो, नीचे देगा ये कृषि भूमि है, ये उद्योग भूमि, सब फोटो की इमेज देगा और उसके अंदर लाके उसको फिट कर देगा, फिर देखेगा अच्छा वो एरिया वैसा है, उनके बारे में। तो बिना देखे बिना समझे उसके बारे में अध्ययन करना, ये हम दूर संवेदन के बारे में पढ़ते हैं, नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये प्रकृति में ज्ञान प्रकृति विकसित हुई और प्रकृति पर्यावरण की अनन्य क्रिया के द्वारा हम इसका अध्ययन करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि प्रकृति, भूगोल की प्रकृति पर्यावरण निश्चयवाद मैंने बताई दिया, उसमें आपको कौन कौन से मानव का प्राकृतिकरण भी बता दिया, उसमें प्रकृति का मानवकरण कैसे हो ये भी बता दिया आपको उस रूप में, और इस रूप में आधार पर फिर 3 भूगोल वेत्ता ने बताया कि मैंने आपको समझाया भी था कि भूगोल वेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने नई संज्ञा प्रस्तुत की जो 2 विचारों से है, पर्यावरण निश्चयवाद संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है, और इसे हम नव निश्चयवाद तथा रुको जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। तो हमने क्या बताया था कि 2 चीजें, कि अगर ऐसा होता तो पृथ्वी पर या चंद्रमा ऊपर जाकर, पृथ्वी से ऊपर उठकर मानव चंद्रमा पर जाकर अपना जीवन निर्वाह कर देता, तो इसके लिए हमें कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये सब चीजें पर्यावरण निश्चयवाद, तो इन्होंने संकल्प होता है कि ये जो भी है एक रुक कर जाओ और अपनी कल्पना करो, किसी भी चीज के द्वारा हम रुको, समझो, देखो और उसके बारे में। मान लो हम क्या करते हैं, कई बार ट्रैफिक में चलते हैं, लाल बत्ती हो जाती तो हम कैसे रुक जाते हैं, फिर इधर देखते हैं कि वो पीछे से सब रुके हुए हैं, सबके बारे में अध्ययन करते हैं, देखते हैं, फिर देखते हैं जैसे ही हरी बत्ती होती है तो तुरंत प्रभाव से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पीछे नहीं देखते तो आगे की ओर देखते हैं। तो रुको, जाओ और देखो और अपना कार्य करो, ये हम मानव भूगोल के संकल्प के साथ ही चलता है और चलता है। तो फिर बात आती है कि समय के गलियारों के साथ मानव भूगोल, यानी हमारे जो समय के साथ मानव भूगोल के कौन कौन से ऐसे मोड़ हैं जिन पर हम चलते हैं और उसका अवलोकन करते हैं। तो मानव भूगोल की विशेष परिस्थिति नहीं है, मानव भूगोल का अध्ययन विभिन्न समुदाय के रूप में नहीं, विभिन्न व्यक्तित्व के रूप में नहीं है, और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के रूप में नहीं है। तो इसकी कल्पना भी कर सकते हैं, कल्पना करें और इसकी इतिहास के अध्ययन गहराई पर अध्ययन करें, विषय के रूप में अध्ययन करें और दीर्घकालिक अध्ययन करें और उसके रूप में हम आगे बढ़ें। तो फिर बात आती है मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो जैसा कि मानव भूगोल की बात हमने की, तो मानव की सभी तत्व जिसे अंतराल, जिसके अंतर्गत हम घटित होने वाले मध्य समूह, तो प्राकृतिक और अंतर्विषयक पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्व को समझने, जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानव, तो जल है, अग्नि है, वायु है, इनके बारे में हम अध्ययन करके उसका अध्ययन किया जाता है। तो फिर बात आती है हम इस रूप में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि मानव भूगोल की वर्त अवस्था और उनके बारे में अध्ययन। तो सबसे पहले बात आती समय अवधि क्या है, यानी मानव भूगोल की वर्त अवस्था हमने देखी और उसके बाद उसके परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहले ये समय अवधि, उसके उपागम, उसके क्या क्या लक्षण है। तो पहला बिंदु है इसमें आरंभिक उपनिवेश युग, यानी जब प्रारंभ में कौन कौन सा उपनिवेश युग आया था उसके अंतर्गत अन्वेषण और विवरण मिले हैं। क्या क्या उपागम में अन्वेषण, यानी किसी चीज के बारे में समझना, उसको देखना, उसके प्रोसेस करना, उसकी थिंकिंग सोचना, उसके बारे में अध्ययन करना और उसका विवरण देखना। फिर उसके बाद आती है उसकी क्या क्या लक्षण दिखे। तो साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों में नए क्षेत्र खोजो और अन्वेषण को प्रोसेस कर जाता है, यानी सामाजिक क्षेत्र में या व्यापारिक रुचि होती है। व्यापारिक रुचि में कौन सा की चीजों को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और नई नई खोजें करते हैं। आज देख लो ना, नई नई साइंटिस्ट ने अलग अलग खोजें की, उसके बारे में अध्ययन किया। तो क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोश विवरण भूगोल वेत्ता द्वारा महत्वपूर्ण है और क्षेत्र में नए नवीन विश्व ज्ञान कोश के बारे में अध्ययन करते हैं और उसका क्षेत्र देखने को मिलता है। सेकंड, उत्तर उपनिवेश युग। अब
अब जो प्रारंभिक था उसमें हम चीजों को देखा समझा, लेकिन उसमें अध्ययन नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट आया उत्तर उपनिवेश यानी प्रादेशिक विश्लेषण, यानी प्रदेश के आधार पर। अब प्रदेश क्या होता है, प्रदेशों की विशेषता क्या होती है, प्रदेश में कौन कौन से केंद्र और कोड होते हैं, प्रदेशों की नवीन धारणा क्या होती है, प्रदेश किस किस लांटर कुंडे से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है क्षेत्र में विशेष प्रक्रिया क्या क्या है, क्षेत्रों इस क्षेत्र में विशेष क्या है। जैसे मान लो कोई भी एरिया है, बोला इस क्षेत्र में क्या बढ़िया क्वालिटी है, बोला इसमें खेती बढ़िया होती है, या उद्योग व्यवसाय बहुत बढ़िया हो रहा है, या कृषि में गेहूं की फसल बहुत बढ़िया होती है, या चाय की कृषि बहुत बढ़िया होती है, या टेम्परेचर ज़्यादा है, तो या मक्का ज्वार बाजरा इनके लिए सुविधा है। तो ये कहते हैं कि प्रदेश के सभी पक्षों में विवरण प्रस्तुत किए गए, और इनमें से एक सभी मानव प्रदेशों के ये पृथ्वी के भूभाग हैं, इन भागों को पूरी समझ पृथ्वी के पूर्ण रूप से समझने में सहायता है। कोई भी भाग है उसमें प्रदेश के रूप में उसमें समझने का प्रयास हम निरंतर करते रहते हैं। नेक्स्ट है अंतर युग अवधि बीच 1930 का दशक में क्षेत्रीय विभेदन। अब ये बात आती है कि क्षेत्रों का विभेदन किस प्रकार है। ये क्षेत्रों की कल्पना कर रहे हैं, तो क्षेत्रों के विभेदन के रूप में किस रूप में अध्ययन करेंगे। तो ये कहते हैं कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों किस प्रकार भिन्न है। एक प्रदेश है अन्य प्रदेश, मतलब ये क्षेत्र जयपुर है अजमेर, दोनों में डिफरेंट है। जयपुर में बहुत बढ़िया खूब सारी राजधानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मेट्रो चलती है, औद्योगिक धंधे ज्यादा हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अग्रणी है जयपुर। लेकिन अगर इसकी तुलना में हम देखें तो अजमेर इससे थोड़ा कम है। हालांकि शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी रहा है अजमेर आज भी, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और RPSC के द्वारा संचालित आयोग है, तो शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन हो सकता है दूसरे क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ। तो ये कहते हैं कि इस समन्वय के किसी प्रदेश का विलक्षणता की पहचान पर बल दिया था, यानी कोई भी कैटेगरी हो, कोई क्षेत्र, तो उसकी लक्षण के आधार पर उसकी विशेषता बताई जाती है उसके आधार पर। नेक्स्ट है 1950 के दशक में अंत में 1960 के दशक में अंत तक जो नियम आया वो स्थानिक संगठन आया। तो स्थानिक संगठन क्या, कंप्यूटर के द्वारा, तो कंप्यूटर परिषद सांख्यिक विधियों का प्रयोग होने लगा। तो कंप्यूटर कहाँ थे, पहले हाथ से काम करते थे। हमारे पहले कहीं पोस्ट ऑफिस भी जाते थे, बैंक में जाते थे, सब हाथों से काम करते। अब तो तुरंत प्रभाव से कंप्यूटर से स्कैन किया या इसको गूगल में सर्च किया, तुरंत प्रभाव से हाथों से, तो यानी टेक्नोलॉजी बढ़ी। और मानवीय परिघटनाओं का विश्लेषण प्रायः भौतिक नियमों के अनुरूप होने लग गया। इस व्यवस्था विभिन्न मानवीय क्रियाओं को मानचित्र या प्रतिरूप के रूप में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होने लगा। यानी मानव का समुदाय अस्तित्व, लेकिन मानव जो हाथ से काम करता था, अब हमारे जो हाथ है, हाथ से सही है, हाथ से अभी भी काम करते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए कंप्यूटर के साथ, नए संसाधनों के साथ और नई विधियों के साथ इसका प्रारंभ करते हैं। तो फिर हम सीधा आगे चलते हैं कि भाई 1970 का दशक आया, 1970 का दशक आया, उसमें तीन विचारधारा आई, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। अब मानवतावादी क्या होती है, यानी मानव समुदाय के अध्ययन के रूप में जो मानव द्वारा की जाने वाली प्रकृति के साथ जो क्रिया होती है वो मानवतावादी कहलाती है। आमूलवादी में होता है कि जो भी मानव समुदाय में रहकर उन क्रियाओं का विशेषताओं के अध्ययन के साथ कार्य करते हैं और उस पर रहकर अपना निवास स्थान बनाते हैं, तो उसे आमूलवादी। व्यवहारवादी विचारधारा क्या होती है कि व्यवहारिक रूप में मानव भूगोल को समझते हैं कि हमारा ये व्यवहार है, हम चलते हैं फिरते हैं, किससे बात करते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, प्रकृति को सदा साथ लेके चलेंगे, हमारे समय का सदुपयोग करेंगे, उसके आधार पर अपनी प्रकृति को बढ़ाएंगे। तो ये कहते हैं कि जितनी भी मात्रात्मक क्रांति, अब मात्रात्मक क्रांति का वही 1960 के बाद 70 के बाद, तो ये स्पष्ट अमानवीय तत्वों के रूप में, तो तीन विचारधारा को दे दिया कि मानव भूगोल के विचारधारा को उद्भव हुआ, सामाजिक राजनीतिक के रूप में आगे बढ़ा, और ये विचारधारा जानकारी के लिए हमें एक रूप में प्रक्रिया और प्रोसेस जारी रखा, उसके आधार पर हमने आगे बढ़े। तो फिर आता है 1990 का दशक, तो भूगोल में क्या आएगा, उत्तर आधुनिकवाद, यानी 1990 का दशक आ गया, तो उसके बाद उत्तर, तो इसमें क्या है, मानव की मानवीय दशाएं, यानी सामान्य वृद्धिकरण है, यानी वृद्ध स्तर या लंबे स्तर पर तो मानव व्याख्या कर रहा है, लेकिन मानवीय दशाओं की व्याख्या करने में असमर्थ है। तो इसके सिद्धांत क्या क्या है,
अपने आप में स्थानीय संदर्भ कैसा है और इसकी समझ पर जोर दिया जाएगा। और इसी के आधार पर हमने जो भी है इसके प्रोसेस को जाना और देखा तो उसको हमने पढ़ा। तो फिर हम आगे चलते हैं कि मानव भूगोल की एक व्यक्तिगत विचारधारा है, इसको समझा क्या है क्या नहीं है, इसके रूप में इसका अध्ययन किया। तो फिर आता है मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों में सहयोगी अनुशासन, यानी भूगोल में इनका क्या क्या अनुशासन है उसके रूप में हम अध्ययन करते हैं। तो ये प्रोसेस नहीं, एक रूप में इसका परिचय भी है। तो सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में हम पढ़ते हैं क्या क्या कि हमारा व्यवहार कैसा हो, व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल होना चाहिए। तो हम व्यवहारिक भूगोल में हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान, यानी हमारी वैज्ञानिकता, हम मन का विज्ञान, हम मन के बारे में भाई उसके बारे में सोचे कि भाई वो कैसा है, हमारी व्यवहारिकता, उससे बात करी प्रेम से, उसके दो शब्द बोले, उसके आचार विचार को जाना, उसकी एक्टिविटी को देखा, उसको परखा, उसको समझा, उसके बाद हम उसको देखा। फिर बात आती है सामाजिक कल्याण का भूगोल, यानी कल्याण अर्थशास्त्र, यानी सामाजिक कल्याण, यानी इसमें कल्याण की बात हो रही है, समाज का कल्याण होना चाहिए, उसके साथ साथ मानव समुदाय में रहकर उसका विकास होना चाहिए, उसके आधार पर उसकी व्यक्तित्व की परिचित होती है। नेक्स्ट है अवकाश का भूगोल। अब बात आती है अवकाश का भूगोल यानी समाजशास्त्र, यानी समाज में हमारा अवकाश कैसा ठहराव है, समाज में हम कैसे रुके, समाज में हम किस प्रकार। अब कई बार होता है समाज में लोग रुकते ही नहीं, जैसे कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो हम उसके फ्यूनरल में नहीं जाते हैं, या जब तीये की बैठक होती है जब नहीं जाते हैं, तो हम समाज में ये चीजें देखते ही नहीं है। या फिर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, प्रोग्राम, उसमें नहीं गए, यानी समाज में हम हमारा कोई वर्चस्व नहीं, हम किसी चीज में जाकर देख नहीं रहे। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक भूगोल, यानी मानव विज्ञान का समुदाय, हम संस्कृति में रहते हैं, हमारी रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा, हम क्या पढ़ते, क्या लिखते, क्या बोलते, क्या, तो ये सब मानव विज्ञान का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है लिंग भूगोल, इसमें समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन। तो अब पहली बात है समाज में इसका अध्ययन होता है, कौन करता है, मानव करता है, और मानव में महिला और पुरुष का दोनों का अध्ययन होता है। तब हमें पता लगता है कि लिंग अनुपात या लिंग भूगोल में क्या अंतर है। ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास के बारे में हमने पढ़ा भी था पहले 11वीं क्लास में, जो पढ़ा था इतिहास कैसा पुराना, प्राचीन संस्कृति कैसी, हमारी प्राचीन काल में कृषि विकास कैसा था, आर्थिक विकास कैसा था, इनके बारे में। फिर चिकित्सा भूगोल या महामारी विज्ञान, तो अभी देख लो अभी महामारी है, कोरोना महामारी, तो उसमें विभिन्न चिकित्सा जो मेडिकल है या फिर अस्पताल है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट में, तो सभी अपने अपने इस महामारी को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सहन शक्ति या उसको दूर भगाने से और अपने कंट्रोल के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है नगरीय भूगोल, नगरीय अध्ययन और नियोजन, नगरों में कैसे नगर होते हैं, उनकी क्या क्या प्लानिंग होती है, उनके आधार पर उसके क्या क्या रहते हैं, छोटा नगर कैसा होता है, बड़ा कैसा होता है, केंद्र में कहाँ स्थित होते हैं, इनके बारे में। नेक्स्ट है राजनीति भूगोल, निर्वाचन भूगोल, राजनीति भूगोल और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, सीमांत क्या, सीमाएं क्या, पूर्व से पड़ोसी देश है, इनसे हम क्या क्या सहायता ले सकते हैं, क्या नहीं। निर्वाचन भूगोल में मतदान संबंधित भूगोल का अध्ययन किया जाता है। सैन्य भूगोल में सैन्य विज्ञान संबंधित, सेना से जो मिलिट्री होते हैं उन फोर्सेस के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर जनसंख्या भूगोल, तो जनगणना यानी जनसंख्या का अध्ययन किसका रहता है कि जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या कितनी प्रति वर्ष दर बढ़ रही है, लिंग अनुपात कितना बढ़ रहा है, घनत्व के रूप में कितनी वृद्धि हुई, कितनी नहीं हुई, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आवास भूगोल में हम नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के आवास का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में इसका एनालिसिस किया जाता है। तो फिर बात होती है आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल जब हमने 11th पढ़ा था, पूर्व पश्चिम शाखाएं होती है इसके रूप में, तो आर्थिक भूगोल का बहुत महत्व है। यानी संसाधन भूगोल, यानी हमारे पास कितने संसाधन है उसका उपयोग करेंगे, यानी संसाधन अर्थशास्त्र का कितना, तो संसाधन भूगोल का संसाधन अर्थशास्त्र के रूप में अध्ययन किया था। यानी पृथ्वी पर मानव उपस्थित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ये हमारे पैर है, ये भी एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। और संसाधन में नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन, गैर संसाधन, गैर परंपरागत संसाधन के रूप में हम, जैसे प्राकृतिक गैस है, कोयला, ईंधन, जीवाश्म ईंधन, लकड़ी, ये सभी इनके रूप में हम अध्ययन करते हैं और उसका अध्ययन एक संसाधन के रूप में होता है। नेक्स्ट है कृषि भूगोल, यानी कृषि विज्ञान। अब कृषि के बारे में, तो कृषि की बहुत बड़ी बड़ी भूगोलवेताओं ने कई किताबें लिखी कि कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ,
कृषि को मृदा संस्कृति भी बोलते हैं, या कृषि को के साथ साथ पशुपालन होता है, तो पशुपालन और कृषि दोनों का प्रारूप को हम कृषि कहते हैं। तो ये कृषि धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है कल्चर यानी कल्चरा, यानी भूमि को खेत की जुताई के लिए बनाना या उससे आगे की प्रारूप तैयार करना, वो कृषि कहलाता है। कृषि में कौन से प्रकार होते हैं? जीवन निर्भर कृषि होती है, जीवन गहन निर्भर होती है, चावल प्रधान, चावल विहीन, भूमध्य सागरीय कृषि, जलवासी पशुचारण कृषि, बागायती कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या विशेषता होती है, कहाँ ये कृषि की जाती है और किन किन क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट है उद्योग भूगोल। उद्योग से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उद्योग से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है विपणन भूगोल, व्यवसायिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य। विपणन का क्या? व्यवसाय के रूप में अध्ययन किया, वाणिज्य के रूप में अध्ययन किया था, उनके साथ साथ उसका पर्यटन भूगोल, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन। अब पर्यटन कहते हैं, पर्यटन भूगोल टूरिज्म क्षेत्र के, वहाँ चलो बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत अच्छा पार्क है, या कहीं टूरिज्म के रूप में जैसे हम बड़े बड़े शहर जितना ये देखते हैं, ये महल देखते हैं, या कोई तारागढ़ का किला देखते हैं, या कोई भी टेम्पल है, तो ये टूरिज्म के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। और वहाँ प्रबंधन कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, कोई आपदा संबंधित कोई घटना घटित तो नहीं होती है, तो इस रूप में हम अध्ययन करते। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी एक तो होता अंतर्राज्यीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राज्यीय यानी हमारे देश के भीतर ही जो व्यापार किया था वो अंतर्राज्यीय होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार किया था वो अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो हम करते भी है, जैसे मान लो हमारे अंतर्राज्य के हमारे भारत में ही जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे दिल्ली है, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, तो राजस्थान से गेहूं कहाँ से? यूपी से भी गेहूं आता है, पंजाब से भी आता है, हरियाणा से भी आता है। और हम बात करें तो मक्का है, तो मक्का जैसे हम अमेरिका से मंगाते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसी के साथ अब क्या इस रूप में आज हम मानव भूगोल का जो अध्ययन का प्रारूप है, तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम कल जनसंख्या भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे, मानव भूगोल से संबंधित है। धन्यवाद।